नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेन डिफेक्ट्स एंड देयर कॉजेज इन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स जो हमारे ये हैं, आप देख सकते हैं, फाउंडेशन, डीपीसी, कॉलम, बीम एट्सेट्रा। ये सारे हमारे बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं। अब इनमें क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनके पीछे क्या क्या उनका कोज होता है, किस वजह से वे डिफेक्ट आते हैं, तो इन सभी को हम ये वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम पर्टिकुलर फाउंडेशन, बेसमेंट, डीपीसी और वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंटेंट को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब बटन है, इसको आप प्रेस कीजिए। साथ ही साथ इसके साइड में जो बेल आइकन है, इसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो नई आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सबको देखें और बेनिफिट ले सकें। फाउंडेशन। फाउंडेशन आप सभी को पता है, ये होती है किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी घर की नींव। ठीक है, हिंदी में उसको नींव बोला जाता है और इंग्लिश में फाउंडेशन। ठीक है, अब इसमें डिफेक्ट क्या क्या आते हैं। फर्स्ट हमारा डिफेक्ट है एक्सेसिव सेटलमेंट और डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, ये हमारा डिफेक्ट और डिफेक्ट का कारण है ये। अब ये सेटलमेंट क्या होता है, ये देखिए, इस फिगर से आप समझिए। ये एक घर है, इसके नीचे जो ज़मीन है ये नीचे बैठ गई है, यानी कि नीचे सेटल हो गई है। कॉम्पैक्शन अच्छे से ना करने की वजह से ऐसा होता है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो कई बार हट जाता है, तो उसकी वजह से भी ज़मीन नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्मली सेटलमेंट। ठीक है, ये देखिए, इसको बोलते हैं सेकंड जो हमारा डैमेज है, इसमें है टिपिंग सेटलमेंट, यानी कि एक तरफ से मिट्टी हमारी ये धीरे धीरे बैठ रही है, यानी कि धीरे धीरे सेटल होती जा रही है, तो इसलिए हमारा घर टिल्ट कर जाता है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। और ये हमारा थर्ड टाइप है, ये है डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब क्या है, एक साइड में तो बिल्कुल भी सेटलमेंट ना हो और दूसरी साइड में ज़्यादा सेटलमेंट हो जाए, तो क्या होगा, इसकी वजह से घर का एक हिस्सा डैमेज और क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जल्दी सेटल कर जाएगा और दूसरा हिस्सा बिल्कुल भी सेटल नहीं करता। अब ये जो डिफेक्ट आते हैं ये किन वजह से आते हैं, अब देखते हैं। फर्स्ट हमारा कोज है लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बियरिंग कैपेसिटी जो हमारी मिट्टी की है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। ठीक है, तो तब ऐसा डिफेक्ट आ जाता है। इन एडुकेट डेप्थ और विड्थ ऑफ फाउंडेशन। जो हमारी फाउंडेशन है उसकी हम डेप्थ और विड्थ अच्छे से डिज़ाइन ना करें, तब भी आ जाता है। ओवरलोडिंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को ओवरलोड कर दिया जाता है, तब भी ये डिफेक्ट आ जाता है। और है कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल स्टोरी विदाउट स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग फाउंडेशन। फाउंडेशन की स्ट्रेंथ बिना बढ़ाए हम अपनी बिल्डिंग पे एक्स्ट्रा स्टोरी, एक्स्ट्रा एक और मंजिल बना लेते हैं, तो उसके लोड से भी ये कई बार बिल्डिंग सेटल कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट आता है फाउंडेशन में क्रैक्स। फाउंडेशन में क्रैक्स किन वजह से आता है, ये देखिए, ये इसकी फिगर। लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से क्रैक्स आते हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, उसकी वजह से भी क्रैक आते हैं। ठीक है, फिर है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑन द एडजॉइनिंग लैंड। मान लीजिए आपका एक घर है, उसके साथ में कोई नया घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, अब नए घर के कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे जो फाउंडेशन बनानी होगी उसके लिए एक्सकेवेशन होगा, मिट्टी की खुदाई करी जाएगी और हैवी इक्विपमेंट्स वहाँ पे आते हैं, मशीनरी आती है, तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होता है, तो उसकी वजह से भी कई बार बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, फिर है ओवरलोडिंग। बिल्डिंग को ओवरलोड कर देते हैं, तब भी फाउंडेशन में क्रैक्स आ जाते हैं। क्विक सैंड फिनोमिना। क्विक सैंड फिनोमिना आपको पता है या नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, मिट्टी का जो सैंड पोर्शन होता है कई बार वो एकदम से नीचे सेटल हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे हवा का प्रेशर बन जाता है। इसकी वजह से एकदम से मिट्टी अंदर चली जाती है और उसके ऊपर रखा कोई भी स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसको क्विक सैंड फिनोमिना बोलते हैं। फिर है ड्यू टू अर्थक्वेक। भूकंप आने की वजह से भी फाउंडेशन में क्रैक्स आ सकते हैं। और है वाइब्रेशन ड्यू टू हैवी मशीनरी ट्रैफिक। आसपास हैवी
ट्रैफिक हो या हैवी मशीन ऑपरेट होती हो तो उसकी वजह से भी हमारी फाउंडेशन में क्रैक्स आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फाउंडेशन का डिफेक्ट है डिसइंटीग्रेशन ऑफ फाउंडेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है फाउंडेशन जो है वो कमज़ोर होकर टूट जाए, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाए यानी कि टूट जाए। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग ये इसका मेन रीज़न है। फ्रीजिंग और थॉइंग का मतलब क्या होता है, पानी अगर वहाँ पे है तो ठंड की वजह से वो जम जाता है, और जब पानी जमता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। जो लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड स्टेट में पानी जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वो क्रैक्स में जहाँ पर भी पानी हो वो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है और वो क्रैक्स डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाते हैं। ओके, फिर है केमिकल रिएक्शन सच एज सल्फेट अटैक ऑन सीमेंट कंक्रीट। सल्फेट जो सोल्ट्स होते हैं पानी में या सैंड में या क्ले में, वो भी कई बार रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सीमेंट के साथ, ठीक है। तो जिससे भी हमारी जो फाउंडेशन है उसके साथ ही रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे और हमारी फाउंडेशन धीरे धीरे कमज़ोर होकर टूट जाती है। ओके, तो ये था हमारा एक और डिफेक्ट और उसका कोज ऑफ फाउंडेशन। अब आते हैं बेसमेंट में। बेसमेंट आपको क्या, इसमें डिफेक्ट क्या है ये देखिए। फर्स्ट डिफेक्ट है इनवर्ड बल्जिंग ऑफ वॉल ऑफ बेसमेंट, यानी कि ये देखिए ये हमारा एक बेसमेंट है। ओके, साइड व्यू से हम इसको देख रहे हैं। इसमें ये जो दीवार है, बाहर जो मिट्टी है, उसके एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ ये बल्ज हो चुकी है, ठीक है। अंदर की तरफ ये झुकाव है, ये टूटने की कगार पे है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्ड बल्जिंग, ठीक है। एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह से ये डिफेक्ट आता है, ठीक है। अब इसके कोज क्या होते हैं, इनएडिक्वेट डिज़ाइन। जब हम बेसमेंट को डिज़ाइन करते हो तो अच्छे से हमने स्टडी ना करी हो, वो डिज़ाइन क्राइटेरिया को फॉलो ना करें, तब ये डिफेक्ट आ जाता है। पुअर वर्कमैनशिप, ख़राब काम करने वाले अगर आ जाएं तो भी ये डिफेक्ट आ जाता है। एक्सेसिव लेटरल प्रेशर ड्यू टू एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। जब एक्टिव अर्थ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब भी ये डिफेक्ट आ जाता है। ओके, फिर है एक्सेसिव रेनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल का मतलब क्या है, एक मिनट थोड़ा क्लियर करके हम देखते हैं। जब बारिश ज़्यादा होती है तब क्या होता है, पानी, बारिश का पानी साइड में जो मिट्टी है इसमें चला जाता है, और जिसकी वजह से इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसके अंदर जो डेंसिटी है इसकी ये बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाता है मिट्टी का, और हमारी जो मिट्टी है वो थोड़ी एक्सपेंड करती है। तो इसकी वजह से भी हमारी जो दीवार है इस पर लोड बढ़ जाता है और ये अंदर की तरफ बल्ज कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेसमेंट का ही डिफेक्ट है क्रैक्स इन राफ्ट स्लैब। जो बेसमेंट की स्लैब होती है उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इन क्रैक्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और ये हमारे क्रैक्स बेसमेंट में है। तो ये किन वजह से आते हैं, इनएडुकेट डिज़ाइन, डिज़ाइन अच्छे से ना किया गया हो। नॉन प्रोविज़न ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट यहाँ पे प्रोवाइड ना किए गए हों। कंस्ट्रक्शन जॉइंट नॉट ट्रीटेड, कंस्ट्रक्शन जॉइंट यहाँ पे ना ट्रीट किए गए हों, ठीक है। तो उनकी वजह से ये क्रैक्स आते हैं। तब एक्सपेंशन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट ये क्या होते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं जैसे ये कंक्रीट है, और जब टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो उसकी वजह से जो कंक्रीट सेक्शन है ये हमारा फैलता और सिकुड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए बीच में हम एक जॉइंट टाइप का कंस्ट्रक्ट करते हैं बीच में, जो कि इसको थोड़ा सा अलाउ करे फैलना और सिकुड़ना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन जॉइंट। और कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, ये देखिए, मान लेते हैं हमारा ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो एक साथ हम पूरे स्ट्रक्चर को कास्ट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो जहाँ पे हमें कास्ट बंद करना हो, यानी कि पूरे दिन का कास्टिंग करने के बाद हमें रोकना हो काम, तो वहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट डाल देते हैं, जिससे हम नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट करेंगे तो वहीं से उसको स्टार्ट करते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो वहाँ पे हमारा होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पर भी हमें अगर ध्यान ना दिया जाता है तो उसकी वजह से भी क्रैक्स आ जाते हैं।
नेक्स्ट है बेसमेंट का ही क्रैक्स इन राफ्ट वॉल, जो उसकी साइडों में दीवारें हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर में। इसका रीज़न क्या होता है? डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन का डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाता है तो क्रैक्स आ सकते हैं। एक्सेसिव थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए तब भी आ सकते हैं। ड्राइंग श्रिंकेज, जो ड्राई होने के, सूखने की वजह से हमारी मिट्टी जब सूख जाती है तो श्रिंकेज होती है, ठीक है, तो उससे भी ये जो दीवार है ये क्रैक इसमें आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेटरल प्रेशर एंड एक्सेसिव शियर फोर्स, शियर फोर्स जब ज़्यादा यहाँ पे एक्ट करता है और लेटरल प्रेशर यहाँ पे एक्ट ज़्यादा करता है तो भी ये क्रैक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेसमेंट का ही इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस आपको पता है, वाइट पैचेस, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आपको दिखाई देते हैं अपनी दीवारों पे, तो उनको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। ये आप देख सकते हैं बेसमेंट की दीवार पे इफ्लोरेसेंस के मार्क्स। ये किस वजह से होते हैं? यूज ऑफ पुअर क्वालिटी मटेरियल, मटेरियल ख़राब क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं तो आ जाता है। यूज ऑफ सॉल्टी वाटर, ठीक है, कंटिन्यूस डैम्पनेस, लगातार वहाँ पे सीलन बनी रहती है तब भी। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, कभी सूख जाती है दीवार, कभी गीली हो जाती है, डैम्प हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये आ जाते हैं। ओके, अब आता है डीपीसी। डीपीसी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डैम्प प्रूफ कोर्स, ठीक है। डैम्प प्रूफ कोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या होता है? डैम्पनेस से बचाना, ठीक है। डैम्प का मतलब सीलन, प्रूफ का मतलब सीलन से बचाने वाला कोर्स, कोर्स की मतलब होती है लेयर। अब ये आप देखिए, ये है हमारा प्लिंथ लेवल पे कंस्ट्रक्शन, यानी कि फाउंडेशन लेवल पे हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। इसके ऊपर हमने डीपीसी की एक कंक्रीट की लेयर यहाँ पे डाली है, एक कोर्स डाली गई है लेयर कंक्रीट की, इसको बोलते हैं डीपीसी, ठीक है। तो ये काम क्या करती है? जब ज़मीन का पानी हमारा कैपिलरी एक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर में आ जाता है, फाउंडेशन में आ जाता है, और उस पानी को ये रोकता है सुपर स्ट्रक्चर में आने से, ठीक है। ऊपर घर की दीवार में, बिल्डिंग की दीवार में आने से ये रोकती है डैम्प प्रूफ कोर्स, ठीक है। अब इसमें क्रैक्स किन की वजह से आते हैं? इम्प्रॉपर डिज़ाइन, ओके, डिज़ाइन अच्छा ना हो। इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट इसके बीच में ना डाले जाते हों तब भी आ जाता है। एक्सेसिव लोडिंग, लोड ज़्यादा लगाया गया हो तब आ जाता है। डिफरेंशियल लोडिंग, अलग अलग टाइप के लोड इस पर लग जाते हैं तब भी ये क्रैक्स आ जाते हैं। और श्रिंकेज, जब कंक्रीट श्रिंकेज करता है, सिकुड़ता है, तब भी ये क्रैक्स आ सकते हैं। ओके, अब है डीपीसी का नेक्स्ट डिफेक्ट, जो कि है राइजिंग डैम्पनेस। डैम्पनेस राइजिंग इसमें करती है तो उसका डिफेक्ट क्या होता है? एक ये इमेज देखिए, इसमें एक जो सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है कंक्रीट की जगह पे, ठीक है। इसका भी हम यूज़ करते हैं कई बार जब हमारा बजट अच्छा हो और काम जल्दी स्पीड से करना हो, ठीक है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डैम्पनेस जो सीलन आती है वो क्यों आती है? पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, जब डीपीसी बनाते हो तो जो काम करने वाले हैं उनका अच्छा अनुभव ना हो और वो काम अच्छा ना करें, तो उनकी वजह से भी ये सीलन आ जाती है। पुअर क्वालिटी मटेरियल इन डीपीसी, डीपीसी में जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो ख़राब क्वालिटी का हो, ठीक है। नॉन प्रोविज़न ऑफ डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन, डैम्प प्रूफ मेम्ब्रेन उसमें प्रोवाइड ना करवाया जाना भी सीलन आने के कारण होते हैं। डीपीसी नॉट वाइड इनफ टू कवर फुल विड्थ ऑफ द वॉल, डीपीसी दीवार की पूरी जो चौड़ाई है उसको कवर ना करे तब भी डैम्पनेस आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो डिफेक्ट आता है वो आता है लोड बियरिंग वॉल। लोड बेयरिंग वॉल क्या होते हैं? जो स्ट्रक्चर की मेन दीवारें होती हैं जिसको हम हटा नहीं सकते, जो कि पूरी बिल्डिंग का लोड लेती हैं, ठीक है, उनको बेयर करती हैं, उनको बोलते हैं लोड बेयरिंग वॉल। और कुछ होती है नॉन लोड बेयरिंग वॉल, जिसको हम बाद में एज ए पार्टीशन वॉल बना लेते हैं, तो उसको हम हटा भी देते हैं और बना भी सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उस पर कोई भी लोड नहीं आता, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोड बेयरिंग वॉल। इसमें फर्स्ट हमारा डिफेक्ट आता है आउटवर्ड
बल्जिंग ऑफ वॉल। ये देखिए, इस फिगर में आप देखिए दीवार बाहर की तरफ झुकी हुई है, इसमें अलग से बल्ज दिखाई दे रहा है। और एक इस फिगर में आप देखिए, ये जो दीवार का पोर्शन है ये फूल चुका है, दीवार इस तरफ झुकी हुई है, गिरने को तैयार है। अब ये रीजन किसकी वजह से होते हैं? ओवरलोडिंग ऑफ वॉल, दीवार में ओवरलोडिंग हो जाए तब। इनएडिक्वेट लेटरल सपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड ना किया गया हो। हाई स्लेंडरनेस रेशियो, दैट इज थिकनेस ऑफ वॉल इनसफिशियंट इन रिलेशन टू हाइट। ठीक है, उसकी थिकनेस अच्छी नहीं है, यानी कि कम है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। फिर है वाइब्रेशन ड्यू टू हैवी ट्रैफिक और मशीन, आसपास हैवी ट्रैफिक है या हैवी मशीन है तो उसकी वजह से भी ये बल्ज हो सकता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा लोड बेयरिंग वाल का ही, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रैक्स। दीवारों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रैक्स आ जाते हैं, वो किन वजह से आते हैं? नॉन प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन लॉन्ग वॉल, जब कोई लंबी दीवार होती है तो उसमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर सके और कॉन्टैक्ट भी कर सके बिना क्रैक आए। अगर उसमें एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड नहीं करते तो उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है फाउंडेशन लेड ऑन श्रिंकेबल क्ले, जो क्ले है, जो मिट्टी है, वो श्रिंकेबल हो, ठीक है, उस पर हम जो फाउंडेशन बना लेते हैं तब वो श्रिंक कर जाती है और दीवारों में आसपास क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। सल्फेट अटैक ऑन जॉइंट मोर्टार, जो मोर्टार हम यूज कर रहे हैं उस पर सल्फेट का यानी केमिकल का अटैक हो जाए, उस पर रिएक्ट करे तो भी ये क्रैक्स आ सकते हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, ये तो हमें पता है, डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है तो बिल्डिंग एक तरफ से झुक जाती है और जो स्ट्रक्चर है, जो दीवारें हैं, उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। फिर है वेजिटेशन ग्रोथ इन वॉल, वेजिटेशन छोटी छोटी घास फूस हमारे जो दीवारें हैं उसमें उग जाती हैं कई बार स्पेस मिलने की वजह से, और वो धीरे धीरे क्रैक्स को बढ़ा देती हैं क्योंकि उनकी जड़ें इसमें फैलना स्टार्ट कर देती हैं, और ये जब वाइड होंगी, चौड़ी होती जाएंगी, तो क्रैक्स को भी ये अपने साथ लेके आएंगी और क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है लोड बेयरिंग वाल का ही, मूवमेंट ऑफ वॉल एट डीपीसी लेवल। डीपीसी लेवल पे जो दीवारें हैं सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर की प्लिंथ की, वो थोड़ा मूव कर जाती हैं, किसकी वजह से? ये देखिए, ये डीपीसी है, ये हमारे ऊपर का पोर्शन है सुपर स्ट्रक्चर का और नीचे है सब स्ट्रक्चर का। अब इसमें ये थोड़ा अपनी जगह से शिफ्ट कर जाते हैं जब इम्प्रॉपर बॉन्ड इसके बीच में हो, ठीक है। अब इसमें रीज़न क्या क्या है? एक्सपेंशन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर इन न्यू क्ले ब्रिक, ठीक है, न्यू क्ले ब्रिक है, जब यहाँ पे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसमें थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर है लैक ऑफ मैकेनिकल बॉन्ड एट डीपीसी, डीपीसी और ऊपर या नीचे जो भी ब्रिक वर्क है या कंक्रीट वर्क है उनके बीच में अच्छा बॉन्डिंग ना होना भी एक रीज़न होता है जब कि दीवार मूव कर सकती है, ठीक है। फिर है लोड बेयरिंग वॉल का ही नेक्स्ट इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस आपको पता है, ये होता है इफ्लोरेसेंस, वाइट पैचेस, सफ़ेद धब्बे जब दिखाई देते हैं, और ये किसकी वजह से होता है ये भी आपको पता है, जब सोल्टी वाटर का हम यूज़ करते हैं या फिर दीवार में सीलन आ जाए, ठीक है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स इन बिल्डिंग मटेरियल, ओके, डैम्पनेस की वजह से भी ये आ जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन लोड बेयरिंग वॉल। अब आती है नॉन लोड, जिसपे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता दीवार पे, उसमें क्या क्या डिफेक्ट आते हैं? उसमें डिफेक्ट आते हैं क्रैक्स एट हेड एंड साइड, उसकी दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? इनएडुकेट सपोर्ट एट बेस, जब वो बेस पे अच्छे से सपोर्ट उसको ना मिले तब क्रैक्स आ जाते हैं। डिफरेंशियल मूवमेंट बिटवीन पार्टीशन एंड सराउंडिंग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जो पार्टीशन है वहाँ पे लोड और जो साइड में सपोर्टिंग वॉल है उसमें जब डिफरेंस आ जाए लोड बेयर करने का तब इसमें क्रैक्स आते हैं, ओके। फिर है डिफ्लेक्शन ऑफ अपर फ्लोर जॉइंट, ठीक है, जो अपर फ्लोर का जॉइंट है और नॉन लोड बेयरिंग का और अपर फ्लोर का जो जहाँ पे जॉइंट बनता है वहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से भी दीवार में क्रैक्स आ जाते हैं।
फिर है पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल आपको पता है ये क्या होती है, जो हमारी छत होती है, छत की चारों तरफ बाउंड्री हम छोटी सी बना के रखते हैं 2 या 3 फीट की, ताकि बच्चे या कोई भी वहाँ पे नीचे ना गिरे। ठीक है, तो ये चारों तरफ की बाउंड्री वॉल होती है छत पे, तो इसको पैरापेट वॉल बोलते हैं। इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है, डिफ्लेक्शन एंड टिल्ट ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक, हवा और भूकंप की वजह से जो टिल्ट होता है, झुकाव या वाइब्रेट होता है, उसकी वजह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। सल्फेट अटैक, केमिकल अटैक होते हैं, उनकी वजह से क्रैक आ जाते हैं। रस्टिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, जो आपने रेनफोर्समेंट इसमें यूज़ किया है, अगर उसमें जंग लग जाता है तब भी इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अब है बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल में फर्स्ट डिफेक्ट है क्रैक। ओके, क्रैक किन की वजह से होता है ये आप देख सकते हैं, एक बाउंड्री वॉल में क्रैक दिखाई दे रहा है। मॉइस्चर मूवमेंट इन वॉल, ठीक है, दीवारों में जब मॉइस्चर आ जाता है उसकी वजह से इसमें क्रैक्स आ सकते हैं। वेजिटेशन ग्रोथ, जब वहाँ पे वेजिटेशन की ग्रोथ हो जाती है तब भी ये क्रैक्स आ जाते हैं। दूसरा डिफेक्ट हमारा आता है वॉल लेनिंग। वॉल लेनिंग का मतलब क्या है, दीवार झुक जाती है। ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन में दीवार झुक जाती है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये पोर्शन दीवार का झुका हुआ है। और ये क्यों होता है, इनएडिक्वेट फाउंडेशन एंड लेटरल सपोर्ट, उसकी नींव अच्छे से ना बनाई गई हो, उसकी फाउंडेशन अच्छी ना हो और लेटरल सपोर्ट अच्छा ना हो, तब ये लेनिंग हो जाती है। स्कोरिंग ऑफ फाउंडेशन, स्कोरिंग का मतलब होता है कटाव, जो फाउंडेशन है उसके आसपास मिट्टी है उसका कटाव कर दिया गया हो। ठीक है, या तो बारिश की वजह से, पानी की वजह से, या मैनुअली भी कई बार मिट्टी काट ले जाते हैं तो उसकी वजह से भी दीवार ये झुक जाती है। अनइवन स्वेलिंग ऑफ फाउंडेशन सोइल, जो फाउंडेशन की सोइल है वो अनइवन स्वेल कर जाती है, यानी कि फूल जाती है, तब भी ये डिफेक्ट आ जाता है। डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन में जब डिफरेंशियल सेटलमेंट हो तब भी ये दीवार एक तरफ झुक जाती है। ओके, वॉल लीनिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट हमारा बाउंड्री वॉल का ही है, मैसनरी डिसइंटीग्रेशन। मैसनरी डिसइंटीग्रेशन ये आप देख सकते हैं, जो मैसनरी यहाँ पे की गई है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाए, धीरे धीरे झड़ जाए, टूट जाए, तो उसको बोलते हैं मैसनरी डिसइंटीग्रेशन। ये किसकी वजह से होता है, राइजिंग ऑफ डैम्पनेस, ठीक है, सीलन होने की वजह से, सल्फेट अटैक की वजह से, अनसूटेबल ब्रिक्स एंड मोर्टार टू एक्सपोजर कंडीशन। ठीक है, जो ब्रिक और मोर्टार हम यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना हो, तो उसकी वजह से भी इसमें डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देगी हमारी ब्रिक मैसनरी। फिर है कोलैप्स ऑफ वॉल। कोलैप्स का मतलब है गिर जाना, धराशायी हो जाना बाउंड्री वॉल का। ये कब होता है, जब इनएडिक्वेट फाउंडेशन हो, ठीक है, उसकी नींव अच्छी ना बनी हो, स्कोरिंग ऑफ फाउंडेशन सोइल, उसकी ज़मीन की मिट्टी को स्कोर कर दिया गया हो, या रेन वाटर के थ्रू वो कटाई हो जाती है मिट्टी की, उससे भी हो जाता है। और है पुअर बॉन्डिंग, जो दीवार है और उसकी नींव है उसकी अच्छी से बॉन्डिंग ना हो तब भी दीवार गिर जाती है। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।